वंदे मातरम भैया बहनों। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसका पहला पाठ क्या, कब, कहाँ और कैसे, पहले नोट्सों के द्वारा करवा दिया गया है, लेकिन ये पहला पाठ प्रथम परक में भी आएगा, इसलिए इसकी दोबारा दोहरान करवा रहा हूँ। रशीदा का सवाल। रशीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकता है, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी अखबार में आता है कि इतने साल पुराना कंकाल मिला। मिस्र की जो मम्मियाँ हैं उनके बारे में आता है कि ये इतने साल पुरानी है। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है, उसके लिए बताते हैं कि ये 2500 से 2700 वर्ष पुरानी है। तो ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने पिछले सालों में क्या हुआ था, उसके बारे में ये पाठ है। कैसे पता लगाए, ये जानने के लिए कल क्या हुआ था हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। यानी अपने घर में जो बुजुर्ग दादा दादी है वो पुरानी बातें बताते रहते हैं अपने को कि पहले जब ये यातायात के साधन नहीं थे तो जयपुर भी जाते थे लोग, टोंक भी जाते थे, वो कैसे जाते थे, बहुत सारे पैदल जाते थे, कोई घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी के द्वारा जाते थे। तो उससे अपने को पता चलता है कि पुराने समय में यातायात के ये साधन थे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी अतीत यानी पुराने समय के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपना जो समय गुजर चुका प्राचीन जो समय है उसके बारे में अपन क्या जान सकते हैं। उसके कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेल सकते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब है लोग कहाँ रहते थे, कि जाहिर सी बात है वर्तमान में भी देख लो आप, जहाँ पर पानी के साधन है, जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ की मिट्टी समतल है और जहाँ यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध है, वहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। पूर्वी राजस्थान में मान लो, दक्षिणी राजस्थान में मान लो, क्योंकि ज़मीन उपजाऊ है, पानी पर्याप्त है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है, पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के यानी नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब जो उस इलाके से परिचित हो और कि जो खाने पीने का सामान हो उसको संग्रह कर सके, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी वो अपने खाने पीने के सामान का संग्रह किससे करते थे, जंगलों से, इसलिए उनको क्या बोले, संग्राहक। अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाते हैं और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं
जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। विंध्य पर्वत का है मध्य भारत में, यानी अभी मध्य प्रदेश में। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आपकी जो किताब है उसमें मानचित्र फर्स्ट दे रखा है, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। उसमें अपने को इस सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ मिल जाएगी। फिर आगे है नीचे गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी यात्रा में अनेक व्यवधान आते थे, फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से पहले लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। इस पाठ को आपको दोहराना है, अच्छी तरह याद करना है। धन्यवाद।